प्लीज 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 बैठिए 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 बैठिए। 41। माननीय सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा है, कुछ परंपराएं रही है, परिपाटी रही है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर जनता ने चुनकर भेजा है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रपाठ बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया। इसकी मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। एक और आग्रह करूंगा कि मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। मैं आपको पुनः आग्रह कहता हूं, और हम जितना आसन का, सदन की गरिमा रखेंगे, उतनी प्रतिष्ठा आप लोगों की भी अपने अपने क्षेत्र में बढ़ेगी कि संसद के अंदर बोलने वाले नहीं, मैंने कह दिया है और चेतावनी दे दी है भविष्य के लिए। मैंने जब सदन से कह दिया, फिर ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया, अब मैंने कह दिया, ठीक है। ओके ओके ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 श्री प्रदीप कुमार पनिग्रही। 41। क्वेश्चन नंबर 41 माननीय मंत्री जी। Speaker sir, a statement is laid on the table. माननीय सदस्य। Supplementary question, sir. The Honorable Speaker, sir, will the Minister elucidate the House regarding what measure will the government implement to ensure the transparency, accountability and equity in the carbon trading schemes, particularly in the verification process of carbon credit, while preventing abuses like under-reporting emissions and greenwashing, and how can blockchain technology will be leveraged to enhance tracking and verification, all while fostering participation across all sectors in aligning with India's broader environmental goal. स्पीकर सर, जहाँ तक इस मैकेनिज्म के इम्प्लीमेंटेशन का कार्यक्रम है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर ये पब्लिश कर रखा है, जिसमें चाहे उसका वैलिडेशन का विषय हो, प्रमाणीकरण अथवा वेरिफिकेशन सत्यापन का हो, इस सारे विषय को वास्तव में बहुत एक गंभीर विषय और पूरी दुनिया इससे चिंतित है। तो बहुत से पैरामीटर्स इंटरनेशनल मार्केट के भी हैं, अदर सभी कंट्रीज इसमें बैठ के विचार करती हैं। विषय तो वास्तव में सबसे पहले ये 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। भारतवर्ष में भी 2001 में इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और 2005 में इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने का एक मेथड जो बनाया गया था, और उसके बाद लगातार हम लोग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत वॉलंटरी पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं। इसके आगे लगातार अचीवमेंट्स हमारे बढ़ते चले गए हैं, हमारी कुछ कमिटमेंट्स भी टू द वर्ल्ड कम्युनिटी बनी हैं, और उसी के अंतर्गत आज का ये विषय है कि कार्बन क्रेडिट मार्केट इसको भारतवर्ष के अंदर एस्टेब्लिश किया जाए। इस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं।
सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं माननीय सदस्य? Yes, Honorable Speaker, sir, whether the government is interested to implement the blockchain technology while addressing these issues? ब्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं, Blockchain. ब्लॉकचेन के बारे में पूछ रहे हैं। Blockchain is being in the registry of carbon credit certificates by great control of India. It is being implemented. श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. With your permission, Mr. Speaker, sir, I want to ask a broader policy question. Going back to the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992, there was a consensus which emerged in the global community that global warming must be limited to 1.5 degrees centigrade or 2.7 degree Fahrenheit of the pre-industrial temperatures which prevailed during the 1500s before the first industrial revolution took place. Now, from 1992 onwards till 2024, this figure or this number has been the trigger for a number of regimes like the common but differentiated responsibilities, the nationally determined voluntary contributions. In the current economic survey, I do not know whether the Honourable Minister has had the chance to read the current economic survey, but there are two chapters which pertain to energy transition, Chapter 6 and Chapter 30. Now, interestingly, in this economic survey, the sacrosanct of 1.5 degrees centigrade, that is, the global temperature should not rise beyond 1.5 degrees centigrade, has been questioned in both the chapters. Now, this is extremely significant. My question to the Minister is, does the government agree with the assertion which has been made in the economic survey? And if the government agrees with the assertion which has been made in the economic survey, it disrupts a large number of the global consensuses which have held the field and triggered the CBDRs and the national voluntary contributions. अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्री जी का अध्ययन मंत्री के होने के नाते मेरा अध्ययन जैसे आपने बताया कि आई एम जस्ट 1 month ओल्ड टेन्योर ऑफ दिस हाउस, लेकिन कुल मिलाकर के विषय इतना बड़ा है और इंटरनेशनल कंसर्न का विषय है। ठीक 1992 या 1997 से कंसर्न बढ़ता लगा रहा है। हमने भी वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने कुछ कमिटमेंट्स किए हैं और उस कमिटमेंट में हमने जो एमिशन के कमिटमेंट किए हैं कि 2005 का जो कमिटमेंट यानी जो एमिशन थे कार्बन एमिशन, उसको हम विल रिड्यूस इट अप टू 33 to 35%, ये हमारा कमिटमेंट था। लेकिन बाद में इसको हमने अचीव कर लिया ये बाय 2030 तक था, लेकिन हमने इसको अचीव कर लिया, लक्ष्य के पहले पूरा कर लिया है। तो हमने अपना महत्वाकांक्षी टारगेट अपने आप तय करके बताया कि हम इसको 45% पे ले जाएंगे बाय 2030। तो कार्बन एमिशन हम कम करेंगे। जब कार्बन एमिशन कम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कम करने का वो हम प्राप्त करेंगे। फिर भी इस इतने बड़े विषय को लेकर के टेक्निकल इश्यू होने के नाते से निश्चित रूप से हम बैठ करके चाय पियेंगे और सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट प्लीज, मैं बता रहा हूं। माननीय मंत्री जी कभी भी प्रश्नकाल में ये नहीं कि चाय पी के जवाब देंगे। जो जवाब आपने दे दिया वो ठीक है, चाय पी के जवाब नहीं। मैंने बोल दिया ना, प्लीज। श्रीमती डी पुण्य देवी। नहीं ऑन किया। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर।
Sir, organizations that issue carbon emissions Correct. must also report the carbon emissions that they have reduced. Organizations that issue the carbon credits should also report the carbon emissions that they have reduced. Otherwise, there is absolutely no legitimacy. We have companies who, to offset their carbon emissions, invest in projects that reduce their greenhouse gas emissions. So my question to the Honourable Minister would be, is there a tracking system on whether such companies are really reducing their own carbon emissions before they invest in projects which are already reducing their carbon emissions? I think it also connects to what the question that has already been raised earlier. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, कार्बन एमिशन के कुछ टारगेट्स तय किए जाते हैं, कुछ उनको टारगेट दिए जाते हैं इंडस्ट्री को, हर सेक्टर को। उसी में से उनका एक कंपटीशन खड़ा होता है कि कार्बन एमिशन कौन अपने टारगेट्स को पूरा करता है, कौन से बेटर अचीव करता है। जो बेटर अचीव करता है उसी को कार्बन सर्टिफिकेट्स जो इशू होते हैं, ताकि मार्केट के अंदर, फ्री मार्केट में बेच सकता है। तो जो बेचने की और खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी तो निश्चित रूप से उसकी मेजरमेंट अपने आप होगी, क्योंकि स्टिल हमारा इंडियन कार्बन मार्केट इट इज येट अंडर वे। 2026 तक ये इंडियन कार्बन मार्केट जब सामने आएगी तो उसी में से एक मूल्यांकन होगा कि किस इंडस्ट्री के सेक्टर ने अपना टारगेट पूरा किया, किसने पूरा नहीं किया है। जो भी पूरा करेंगे और नहीं कर पाएंगे तो उनको खरीदने पड़ेंगे सर्टिफिकेट। जो पूरा कर पाएंगे बल्कि बेटर कर पाएंगे, दे आर टू सेल देयर सर्टिफिकेट, उसमें से चीजें अपने आप तय होंगी। और ये भी बताओ कि दुनिया में भारत देश ही ऐसा है जिसने उसके जो लक्ष्यों को समय पूरा करेंगे और साथ में हमारी जो लाइबिलिटीज थी उससे ज्यादा हमने कार्बन उत्सर्जन कम किया है। ये दुनिया में संसद से मैसेज जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 के सुरेश। रिप्लाई कराइए के सुरेश मंत्री जी का। माननीय मंत्री जी। के सुरेश। मूलतः ये सवाल क्लाइमेट चेंज से संबंधित था। जो माननीय मंत्री जी। The answer has been placed on the table of the House. अमरा राम जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि खाड़ी देशों में लाखों हमारे भारतवासी वहाँ रोजगार के लिए और व्यापार के लिए जाते हैं, जहाँ डेमोस्टिक तो 0.2% 3 महीने में हुई है और खाड़ी में 2%, मतलब 3 महीने में 60 फ्लाइट हुई है। तो कितने समय पहले आपने एयरलाइंस ने उनको इंटीमेट किया है, कितने यात्री इससे प्रभावित हुए हैं और कितने को नुकसान हुआ है, ये मंत्री महोदय बताएं। जब एक इंडियन एयरलाइंस की हालत है तो कितने एयरलाइंस हैं, उनमें कितना माननीय मंत्री जी हुई है और कितने लोग प्रभावित हुए हैं। एक इंडियन एयरलाइंस का माननीय सदस्य जब एक बार पूछ ले तो माननीय मंत्री जी। सर, ये क्वेश्चन वैसे एयर इंडिया के हिसाब से पूछा गया था तो उसका इन्फॉर्मेशन हमने दिया था सर। वैसे जो कैंसिलेशन और डिले की जब बात आती है तो अप्रैल और जून के बीच में, बिटवीन अप्रैल एंड जून ऑफ दिस ईयर, ओवरऑल सर ये, क्योंकि ये विषय केरला के संबंधित था तो उसी का इन्फॉर्मेशन अभी रखा है। बाकी दूसरे पूरे देश का हो तो आप ज़रूर आपको बताएंगे, बाद में उसका भी वो सर्कुलर लेंगे। पर इसके हिसाब से सर अप्रैल में कैंसिलेशंस कुल मिलाकर 14 हुआ है सर अप्रैल में, मई में 132 हुआ है और जून में 18। तो पूरे मिलाकर तीनों महीनों में 164 कैंसिलेशंस हुए। श्री केसी वेणुगोपाल। The delay of the flights, especially Air India and other flights, also become the order of the day nowadays. Being a member of Parliament of Kerala, so many people are living in Middle East who are suffering through these delays. Sometimes the flight has been cancelled without any information. Then there is no cancellation charges also not giving to the customer. Once he is cancelled, his amount is also gone. Whether the government is studied these things and whether the government is forming to set up a system to monitor all these cancellations and what action the government is going to take. And one more thing, sir. The fees also.
this our Kerala government themselves already given a memorandum to yourself. Entire MP has given memorandum so many times that the fare of the Gulf fare sector, the fare is very exorbitantly high. There is no justification. All over in the same pattern is there, exorbitant high. Whether any mechanic. Okay. Okay. Sir, Air India, the honorable member who has raised, the senior member who has raised regarding the cancellations, and we acknowledge the fact that there has been one issue with the Air India Express, not Air India, sir, Air India Express, especially in the month of June. On May 7th of this year, sir, there are a lot of the crew with Air India Express, because it was merging with Air Asia, there was some internal issues that have cropped up, and there was a mass strike that has happened. Because of the strike, which is why there were a lot of cancellations that have happened also, and this we have seen in the month of May. And in fact, the earlier answer that I have given, the number of cancellations, there was a huge spike in May because of this issue. And once this issue started, it was a ministry which got involved, the DGCA facilitated a lot of discussions between the airlines, the crew members and everything. It was sorted, sir. But because of the gap that which for the 3 days, when the cancellations, when the crew was not functioning, there was another software glitch also which happened. Because of 0.6 मिलियन शून्य खुराक वाले बच्चे 2022 की तुलना में 45% अधिक हैं। संयुक्त राष्ट्र की 2 एजेंसियों ने ये भी चिंता व्यक्त की है कि भारत उन 52 देशों में एक है जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर होने के बावजूद टीकाकरण पैकेज में HPV टीकाकरण को शामिल नहीं किया गया है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में कैंसर का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। महिलाओं में होने वाले लगभग 18% कैंसर सर्वाइवल कैंसर के कारण है। शून्य खुराक वाले बच्चों के मामले में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वाले शून्य खुराक वाले बच्चों के मामले में भारत, नाइजीरिया, कांगो, इथियोपिया, सूडान और पाकिस्तान दुनिया के सबसे 10 खराब देशों में एक है। और एक तरफ 2012 को एक दिन 19 फरवरी में यूपीए 2 की सरकार में 17 करोड़ से ज्यादा बच्चों का पोलियो टीकाकरण जब हुआ था तो दुनिया ने सराहा था। आज हम 10 सबसे खराब देशों में आ गए हैं और टीके के मामले में भी हमें चयन करना पड़ेगा। जब कोविड हुआ था तो उस समय श्री राहुल गांधी या विपक्ष के बहुत से नेताओं ने ये सलाह दी थी कि एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड है वो अभी टेस्टेड नहीं, उसको न लगवाया जाए। लेकिन लंदन में कोर्ट में ये कंपनी ने स्वीकार किया है कि इससे सडन डेथ के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जहां इन्हें एक तरफ इस बात का ध्यान रखना, ये अलग बात है कि पूना वाला ने 52 करोड़ रुपए इनके इलेक्ट्रॉल जो चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन जी चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन सब्जेक्ट चाइल्डहुड की तो बात कर रहा हूँ, जवानी में कहाँ आया अभी, वहीं चल रहा हूँ। बच्चों के टीके के बारे में टीका तो लगा दिया और 52 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चंदा दे दिया और इन्होंने ऐसा टीका हिंदुस्तान में लगवा दिया कि सडन डेथ रिपोर्ट हो रही है। मैं और आगे आपसे कहना चाहता हूं कि पहले तो चेचक, पोलियो, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनस, हेपेटाइटिस में हमने रिकॉर्ड बनाया है, उन्मूलन किया है, लेकिन ये सरकार बहुत लापरवाही बरत रही है। धन्यवाद धन्यवाद माननीय प्रमोद तिवारी जी। माननीय श्री देवाशीष सामंत राय। Thank you, Chairman, sir. There has been repeated demands from Orissa for providing 15 lakh PMAY houses for the state. 3 years back, the then Chief Minister, Navin Patnaik ji, had urged Prime Minister to sanction 1.84 lakh houses for families hit by the cyclone Fani under Pradhan Mantri Awas Yojana, Gramin. 13 lakh houses for the non-Fani affected. Sir, first I congratulate Sri Ram Mohan Naidu Garu for becoming a civil aviation minister. He is the youngest minister in the cabinet and I wish him all this success. Sir, this airport, Vijayawada airport, comes under my parliamentary constituency.
as the chairman of Airport Advisory Committee, I have visited and reviewed the ongoing development works at the airport many occasions. These works were started 2019 and they were supposed to be completed by 2022. But till today, there is no major usable progress. Sir, what is the reason behind the delay? And since Honorable Minister is from my state, he understands the importance of this airport. It is our capital city's airport, that is Amravati, which is the new capital of AP. Okay, Manimati. Therefore, Supplementary. this airport is important for us. Sir, my question is, what is the new deadline for completion of this project? And how does this minister make sure that this time all the proposed works will be completed before the set deadlines? Speaker sir, I totally agree with what the Honorable Member of Parliament has raised here, that this was work which was started in March 2020, June 2020, sir. And the overall estimated cost of the project was 611 crores. And there has been subsequent delay which was observed because of the COVID that has happened. And also because, like the member has mentioned, I also come from the state, sir. It is the capital airport that we have. But for the last few years, there have been other external factors also in the state which has hampered the progress of this, especially due to the availability of sand and other materials in the state, sir. But right now, we are ensuring that it is going to be completed on time. I've taken it up as a top priority, and the new deadline that we have fixed is June 2025, sir, for this project. Supplementary पूछना है? Yes, sir. जी, short में. Sir, at the outset, let me also thank Honorable Minister as soon as he took the charge. He introduced 2 flights, Vijayawada to Mumbai. Earlier, there was no flight to Mumbai. This was a long pending demand. Sir. And to Delhi. Vijayawada, Delhi. Sir, and we are requesting, we need a flights from Vijayawada to Calcutta, Vijayawada to Varanasi, and additional flight to Delhi to Visakhapatnam and Tirupati also. And there is a demand for the flights to Sri Lanka, Thailand and Singapore also. Okay. So I would like to know from the minister whether these sectors are also in the consideration of the ministry Sir, level. this will open up a whole new... माननीय मंत्री जी, Sir, ये बहुत अच्छा संकेत है इस देश के लिए कि सभी देश की जनता का और जनता के माध्यम से माननीय सदस्यों की आकांक्षा जगने लगी है कि मेरे यहाँ भी एयरपोर्ट बन जाएगा. ये अच्छे संकेत है देश के लिए. sir, very much, sir. And like I've just mentioned, the infra... तो संसद की कार्यवाही आप इस वक्त दे रहे थे. दोनों सदनों में फिलहाल कार्यवाही जारी है और फिलहाल आज सुबह से जब से कार्यवाही शुरू हुई है तब से लगातार पहले तो विपक्षी दलों के जो सांसद हैं उनको पहले समझाया गया कि गरिमा बनाए रखें और गरिमा के साथ यहां पर चर्चा करें ताकि लोगों तक वो सभी चीज़ें हो पाएं जो हम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं. फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है. ब्रेक के बाद लौटते हैं और खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा.